जब परिवार छुट्टियों के लिए इकट्ठा होते हैं, तो मजेदार गतिविधियों को अक्सर एक साथ मुख्य यादें बनाने की योजना बनाई जाती है। जोन्स परिवार ने नट्टी पुट्टी में जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार को कितना नुकसान होगा। ये नट्टी पुट्टी गुफा त्रासदी का घातक टूटना है। जॉन जोन्स कुछ पारिवारिक मौज मस्ती के लिए तैयार थे। जब उन्होंने साल्ट लेक सिटी के पास यूटा रेगिस्तान में नट्टी पुट्टी गुफा का पता लगाने का फैसला किया। वह पहले इस विशेष गुफा में नहीं गया था, लेकिन वह और उसके भाई जोश ने अपनी युवावस्था का अधिकांश समय यूटा गुफाओं में बिताया था। वह खुद को एक अनुभवी कैवर मानता था। हालांकि हाल के वर्षों में उसकी खोज धीमी हो गई थी। उन्होंने शादी कर ली थी, उनका एक बच्चा था, और वर्तमान में वर्जीनिया विश्वविद्यालय में एक मेडिकल छात्र थे। ये एक व्यस्त नियमित कार्यक्रम के लिए बनाया गया था, जिसने गुफा की खोज के लिए बहुत कम समय छोड़ा था। थैंक्सगिविंग ब्रेक के दौरान वह छुट्टी के लिए परिवार के साथ आराम करने के लिए घर लौट रहा था। उन्होंने नट्टी पुट्टी में लंबी पैदल यात्रा और खोज के एक दिन की योजना बनाई, जिसे अधिकांश लोगों द्वारा शुरुआती गुफा माना जाता है। गुफा के मुख्य क्षेत्र सभी के लिए दिलचस्प थे। भूल भुलैया कमरा था, जिसमें बड़े पत्थरों के चारों ओर खुलने और सुरंगें थीं। स्लाइड नामक एक बड़ा रैंप क्षेत्र था, जहां पूरे कमरे को 45 डिग्रीज कोण पर नीचे की ओर ढलान दिया गया था, जिसमें आपको नीचे मार्गदर्शन करने के लिए रस्सी थी। इस गुफा प्रणाली को अधिकांश ट्रैवर्सेबल क्षेत्रों में अच्छी तरह से मैप किया गया था। ऐसे प्रसिद्ध क्षेत्र भी थे जो अधिक चुनौतीपूर्ण थे, जैसे जन्म नहर या महाधमनी क्रॉल। ये क्षेत्र तंग और पारित करने में कठिन थे, इसलिए केवल अधिक अनुभवी कैवर्स इन मार्गों के माध्यम से निचोड़ने का प्रयास करेंगे। जहां चुनौतियों के साथ भी लोगों ने अभी भी खुद को इन सुरंगों में तंग निचोड़ में फंसा हुआ पाया। नट्टी पुट्टी को हाल ही में कई वर्षों तक बंद रहने के बाद जनता के लिए वापस खोल दिया गया था, क्योंकि कैवर्स इन कठिन निचोड़ों में फंस गए थे। वे कुछ के लिए निष्क्रिय थे। थैंक्स गिविंग से पहले मंगलवार 24 नवंबर 2009, जॉन की गर्भवती पत्नी एमिली अपनी 1 साल की बेटी लिजी के साथ ससुराल वालों के साथ अधिक आरामदायक शाम का आनंद लेने के लिए घर पर वापस आ गई। 11 परिवार और दोस्तों के उनके समूह ने मुख्य खुली गुफा खंडों में शुरुआत की। आखिरकार जॉन और उसके भाई जोश ने कोशिश करने के लिए और अधिक चुनौतीपूर्ण सुरंगों को खोजने के लिए दो दोस्तों को बंद कर दिया। उन्होंने जन्म नहर के बारे में कहानियां सुनी थीं और इसके स्थान के लिए मानचित्र से परामर्श किया था। यह अंत के पास विशेष रूप से तंग निचोड़ के साथ एक लंबा तंग मार्ग माना जाता था। यदि आप सबसे संकरे हिस्से को पार कर सकते हैं, तो खड़े होने और घूमने के लिए अंत में एक छोटा कमरा होगा। वे जानते थे कि जन्म नहर तंग हो जाएगा और अनुभवी केवर्स के लिए भी आतंक उत्प्रेरण हो सकता है। वे इस विशेष सुरंग को खोजने की कोशिश करने के लिए फैल गए। जॉन और जोश ने बाईं ओर का मार्ग लिया, लगभग 15 फीट तक एक छोटी सुरंग से गुजरते हुए। यह अगले 10 फीट से अधिक ऊंचाई पर, कई ऊंचाई पर ऊपर और नीचे लहरदार था। चट्टानों और तंग निचोड़ों के बहिर्वाह थे, जिनके लिए एक कैवर को अपने शरीर को मोड़ने की आवश्यकता होती थी और कंधों को अतीत में लाने के लिए कई झुकाव, फिर कूल हों और अंत में पैरों को घुमाते थे, ताकि वे उचित दिशा में झुक जाएं। यह केवल एक तंग छेद के माध्यम से अपने शरीर को जबरदस्ती खींचने की बात नहीं थी। इस क्षेत्र को कॉर्कस्क्रू कहा जाता था, क्योंकि जो कुछ लोग इसके माध्यम से थे, वे छोटे और लचीले थे, अपने सभी कौशल का उपयोग करके धीरे धीरे आतंक उत्प्रेरण अंतर विरोधों के माध्यम से पैंतरेबाजी करते थे। कॉर्कस्क्रू क्षेत्र के बाद मार्ग एक और 5 फीट या उससे भी अधिक के लिए कोण करता है, फिर बाईं ओर एक तेज 90 डिग्रीज मोड़ के साथ एक चट्टान पर नीचे मुड़ता है। अब तक कैवर्स ने कॉर्कस्क्रू के बाद इस छोटे से क्षेत्र का उपयोग किया था, ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को वापस चालू किया जा सके और कठिन खंड के माध्यम से वापस जा सकें। 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क नाम का एक 16 वर्षीय लड़का इस कॉर्कस्क्रू सेक्शन में फंस गया था। वह केवल 5 फुट 7 इंच लंबा था और उसका वजन 140 पाउंड था। लेकिन जब वह घूमने की कोशिश कर रहा था, तो वह फंस गया। बचाव कर्मियों को उसे मुक्त करने में 14 घंटे लगे। जॉन ठीक उसी जगह पर थे जहां ब्रॉक घूमने की कोशिश में फंस गए थे। चूंकि जॉन 6 फीट लंबा और 200 एलबीएस था, इसीलिए वह स्पष्ट रूप से जानता था कि सुरंग के इस हिस्से में घूमना उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। वह 12 इंच ऊंची जगह पर था, जिसमें उसके दबाए गए शरीर के लिए एक मोड़ के लिए गेंद करने के लिए पर्याप्त पार्श्व क्षेत्र नहीं था। वह कगार क्षेत्र के लिए आगे धक्का दिया और यह के शीर्ष पर निचोड़ा। यह एक तंग क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त करने के लिए था, लेकिन उसने सोचा कि वह इसे नीचे खुला देख सकता है। वह अपने पेट में चूसा और निचोड़ के माध्यम से खुद को दबाया, उसके सामने चट्टानों पर आगे खींच।
वह अब नीचे की ओर कोण में पहले सिर हिला रहा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चारों ओर मुड़ने के लिए आगे एक क्षेत्र था। जॉन को यह नहीं पता था, लेकिन इससे पहले किसी और ने कभी इस कगार को पार नहीं किया था। वह पूरी तरह से अज्ञात क्षेत्र में था। बेहद तंग और असहज स्थिति में होने के बावजूद जॉन ने अपना कूल रखा। वह निश्चित था कि आगे एक उद्घाटन होगा। सभी के साथ उसने सोचा कि वह जन्म नहर के कुछ हिस्से में था जहां कई गुफाओं ने संकुचित सुरंग में फंस गया था, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के बाद ठीक हो गया। एक बार जब वह एक तंग क्षेत्र से गुजरा तो उसने इस सुरंग के नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर दिया। वह लगभग एक हैंडस्टैंड कर रहा था, अपने शरीर को पकड़ने और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि पीछे की ओर कैसे धक्का दिया जाए। वह अभी भी मुड़ नहीं पा रहा था, और अब वह उल्टा था। गुरुत्वाकर्षण अपने 200 पाउंड शरीर को अपनी बाहों की लुप्त होती ताकत के खिलाफ खींच रहा था। वह अपने भाई जोश को चिल्लाया और उससे कहा कि वह उसका पीछा न करे, बल्कि वापस बाहर जाए। उन्होंने अपने विकल्पों पर चर्चा की और फैसला किया कि चारों ओर मुड़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ना सबसे अच्छा विचार था। वह इस बिंदु पर अपने कंधों और सिर पर गिर रहा था, और इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक कदम उठाने की जरूरत थी। उनके हेडलैम्प ने उन्हें आगे की मंजिल में एक छेद की झलक दी, जिससे एक बड़ी जगह हो सकती है। वह अब थोड़ा और आशान्वित महसूस कर रहा था, यह सोचकर कि वे थैंक्सगिविंग डिनर पर इस दुस्साहस के बारे में हंस रहे होंगे। उसने हल्का सा करवट ली और छेद की तरफ बढ़ गया। वास्तव में वह खुद को इस सुरंग के छेद में कैसे मिला अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि वह फिसल गया होगा, उसके सिर पर चोट लगी होगी और तंग जगह में फंस गया होगा। दूसरा विचार यह था कि उसने छेद में देखा, लेकिन उसने जो देखा उसे गलत समझा, ये सोचकर कि यह एक उद्घाटन था और न केवल एक मृत अंत था, जो असंभव रूप से संकीर्ण था। केवल 18 इंच 10 इंच था। लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन से ज्यादा बड़ा नहीं था। जॉन ने खुद को 70 डिग्रीज कोण पर लगभग पूरी तरह से उल्टा पाया। उसने कुछ समय बिताया था कि वह खुद को इस छेद से ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा था। यह थकाऊ था। उसकी बाहों को एक बेकार स्थिति में पिन किया गया था, एक उसकी छाती के नीचे मुड़ा हुआ था और दूसरा उसकी तरफ से नीचे एक चट्टान पर फंस गया था। वह दीवारों के खिलाफ तनाव और जल्दी से महसूस किया कि अपने प्रयास के सभी उथले सुरंग के लिए उसे वापस 5 फीट ऊपर नहीं ले जाएगा। उसके बछड़े और पैर अभी भी मार्ग में मुक्त थे, लेकिन उसके पैर अब छेद के सबसे छोटे पक्ष पर थे, केवल 8 इंच चौड़े। उसने फिर से जोश के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका भाई जानता था कि वह मुड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसका चिल्लाना अच्छा संकेत नहीं था। जोश ने इस तंग जगह में वापस अपना रास्ता बना दिया और कॉर्क स्क्रू पथ को पार कर लिया, लेकिन अपने भाई के विपरीत वह इस बार पहले पैर चला गया। वह कगार पर जॉन की आवाज की ओर जारी रखा। वह अंत में एक खतरनाक दृष्टि के लिए आया था। वह अपने भाई के पैरों के अंत को चट्टान से बाहर निकलते हुए देख सकता था, जैसे कि उसने उसे पूरा निगल लिया हो। वह तब तक आगे बढ़ा जब तक कि उसके पैर जॉन के पैरों में से एक को निचोड़ नहीं सके। उसने पकड़ने और खींचने की कोशिश की, जबकि जॉन ने अपने छोर से धक्का दिया। कई व्यर्थ प्रयासों के बाद वे दोनों थका हुआ और निराश महसूस कर रहे थे। जोश देख सकता था कि यह बहुत गंभीर था और उन्हें उसे बाहर निकालने के लिए पेशेवर मदद की आवश्यकता होगी। वे इस बात पर सहमत हुए कि जोश को मदद लेनी चाहिए और जॉन को शांत और तनाव मुक्त रहने के लिए जितना संभव हो उतना प्रयास करना चाहिए। जबकि जोश मदद के लिए गया था, ज्यादातर सांस लेने के काम पर ध्यान केंद्रित किया। फिशर ने अपनी छाती को निचोड़ा जहां केवल उथले सांस संभव थे। ऊपर जाने के उसके सभी प्रयासों ने वास्तव में उसे दरार में गहराई से बसा दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुत्वाकर्षण ने उसे सुरंग की खुरदरी दीवारों के खिलाफ खींचना जारी रखा, जिससे उसके थके हुए शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत होती गई। एक बार मदद आने के बाद पहली गुफा बचावकर्ता सूसी मोटोला ने अपना रास्ता बना लिया, जहां जॉन फंस गया था। अब सुबह के 12:30 बज चुके थे और जॉन 3 घंटे तक उलटा पड़ा रहा। सूसी सिर्फ 5 फीट 3 इंच लंबी थी, इसलिए कॉर्कस क्रू क्षेत्र के माध्यम से अपना रास्ता काम करना उसके लिए बहुत आसान था। एहतियात के तौर पर उसके टखनों में रस्सियां बंधी हुई थीं, कहीं वह भी फंस न जाए। उसने जांच की कि जॉन कैसा कर रहा था और उसे बताया कि वे उसे बाहर निकाल देंगे। उसे यह सोचकर राहत की एक छोटी सी लहर आई होगी कि पेशेवर मदद आ गई थी और वह जल्द ही इस जाल से मुक्त हो जाएगा। जॉन को फिशर से वापस और बाहर निकालने के लिए रस्सियों को खींचने के कई प्रयास किए गए थे। जॉन पर कोई प्रभावी रिलीज करने के लिए रस्सियों पर बहुत अधिक घर्षण था। वह अभी भी पूरी तरह से सहायता करने के लिए
अपनी बाहों के उपयोग के बिना पिन किया गया था। कुछ चीजों का प्रयास करने और कई आक्रामक विकल्पों पर विचार करने के बाद जॉन को ऊपर और बाहर उठाने में मदद करने के लिए एक चरखी प्रणाली को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया। एक चरखी का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था जब ब्रॉक क्लार्क 5 साल पहले फंस गया था। भले ही उनके पास मदद करने की योजना थी, लेकिन यह काम करने के लिए एक आसान स्थान नहीं था। उपकरण के प्रत्येक टुकड़े को प्रवेश द्वार से लाने की आवश्यकता होगी, जिससे कॉर्कस क्रू के दूसरी तरफ पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा। सुरंग बेहद तंग थी और केवल छोटे बिजली उपकरण ही अंदर और बाहर ले जाए जा सकते थे। एक समय में सहायता करने के लिए केवल एक व्यक्ति वहां हो सकता है, और मार्ग के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ने के लिए उन्हें छोटा या लहरदार होने की आवश्यकता होगी। यह सिर्फ एक आदर्श स्थिति नहीं थी। प्रत्येक चरखी को स्थापित करने में असाधारण समय लगा। इस समय के दौरान कैवर्स जॉन के साथ बात करने, उसे सांत्वना देने और उसे शांत रखने और बात करने के लिए कहानियों को साझा करने की कोशिश कर रहे थे। वह एक धर्मनिष्ठ मॉर्मन था और इस अवास्तविक स्थिति में सांत्वना पाने के लिए प्रार्थना और गायन में समय बिताता था। जॉन ने रात को उल्टा बिताया था और इस स्थिति का सामना करने के लिए शरीर की शारीरिक सीमाओं के संकेत दिखा रहा था। मानव शरीर को लंबे समय तक उल्टा नहीं बनाया गया था। संपूर्ण संचार प्रणाली को सिस्टम के माध्यम से रक्त को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से दबाव के दालों का उपयोग करके डिजाइन किया गया है, जबकि वॉल्व और रेशेदार वाहिकाएं रक्त को पकड़ती हैं और इसे पीछे की ओर जाने से रोकती हैं। ये एक तरह से प्रवाह सभी ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध रखने और गुर्दे के माध्यम से शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए दबाव, गुरुत्वाकर्षण और वॉल्व को संतुलित करता है। जॉन का शरीर 12 घंटे से अधिक समय से गुरुत्वाकर्षण से लड़ रहा था। इस तरह के तरल पदार्थ का सामना करने के लिए मस्तिष्क का निर्माण नहीं किया गया था। उसके फेफड़ों में दबाव तरल पदार्थ बन रहे थे और उचित परिसंचरण की कमी से विषाक्त पदार्थ जमा होने लगे थे। उसके अंग उसके फेफड़ों पर दबाव डाल रहे थे और प्रत्येक सांस इस तरह के काम के लिए नहीं बनाई गई मांसपेशियों के लिए एक थकाऊ प्रयास था। उसकी सांस धीमी हो रही थी और वह पूरी तरह से प्रयास से खर्च हो गया था। रात भर वह असहाय रूप से अपने पैरों को पीटने और मतिभ्रम करने के लिए पूरी तरह से शांत और स्पष्ट होने से चला गया था। बचाव दल के लिए देखना कष्टदायी था। वे असहाय, थके हुए और खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। इस गुफा प्रणाली में हवा गर्म और नम थी। जब आप प्रतिबंधित होते हैं और ठीक से हिल नहीं सकते या सांस भी नहीं ले सकते हैं, तो शांति से सांस लेने के लिए एक ठोस प्रयास करना पड़ा। लेकिन बचाव दल को पता था कि जरूरत पड़ने पर वे बाहर निकल सकते हैं। जॉन के पास वह विलासिता नहीं थी। वह सांस लेने के लिए अपनी छाती का विस्तार नहीं कर सकता था और उसके चारों ओर की हवा धीरे धीरे अपनी ऑक्सीजन एकाग्रता खो रही थी। इस समय के दौरान एक वायर्ड टेलीकॉम सिस्टम को नीचे लाया गया जहां जॉन फंस गया था। उसकी पत्नी ने उसके साथ बात की, उसे लटका हुआ और वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जॉन ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्द ही उसके साथ बाहर होगा। यह उस दिन 4 बजे तक नहीं था कि उन्हें अंततः उसे स्थानांतरित करने के लिए पुली मिल गई। रयान की शर्ट सुरंग में थी जब सिस्टम कोशिश करने के लिए तैयार था। जॉन का शरीर उद्घाटन के संकीर्ण पक्ष में बस गया था, इसलिए रयान को अपने पैरों को धक्का देना पड़ा क्योंकि टीम ने बाहर से खींच लिया। प्रत्येक हेव ने उसे छेद से बाहर इंच से इंच ऊपर ले जाया। इस समय तक जॉन के पैर कष्टदायी दर्द में थे। घंटों तक उसके पैरों में रस्सी बंधी हुई थी क्योंकि बचाव कर्मियों ने उसकी मदद करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश की। यह प्रयास बेहद धीमी गति से चल रहा था और वे सभी कठिन प्रयास से थक गए थे। रयान को सिर्फ 12 इंच ऊंची सुरंग में निचोड़ा गया था और जॉन के पैरों के पास उसका सिर था, क्योंकि उन्होंने उसे धीरे धीरे तंग 10 इंच फिशर से बाहर काम किया था। हालांकि वे कुछ प्रगति कर रहे थे और उसे उठा रहे थे, लेकिन वे उसे बाहर निकालने के करीब नहीं थे। उसके पैर उसकी सुरंग के ऊपर कम छत से टकरा रहे थे और उन्हें मार्ग में घुमा असंभव था। अब उसका अपने पैरों पर कोई नियंत्रण नहीं था। 19 घंटे तक उसकी मदद के बिना उसके घुटनों को नाजुक ढंग से मोड़ने के बाद
वे दृढ़ता से उसे मार्ग में वापस लाने के लिए उसके पैरों को तोड़ने पर विचार कर रहे थे, क्योंकि जॉन के लिए समय समाप्त हो रहा था। फिर गुफा में एक प्राकृतिक मेहराब खंड में चरखी को पकड़े हुए रस्सी टूट गई और कार्बिनर और चरखी को सीधे रयान के चेहरे पर मार दिया। उनके चेहरे, होंठ और जीभ को नुकसान के साथ साथ एक मस्तिष्काघात भी हुआ। उसे जल्दी से वहां से निकलना था। जॉन वापस आ गया था जहां उसने शुरू किया था। पूरी तरह से सुरंग में उसकी बाहों के संचलन के साथ काट दिया गया था और उसके पैर पूरी तरह से मृत हो गए थे। वह किसी भी तरह से खुद को मुक्त करने में असमर्थ था। इस क्षण ने जॉन जोन्स के अंतिम निधन की शुरुआत की। रयान को गड्ढे में चेक आउट करने और फिर अस्पताल भेजने के बाद उसके पिता डेव ने जॉन के साथ मार्ग में अपना स्थान ले लिया। चरखी लाइनों को फिर से स्थापित करने में 1 घंटे का समय लगा और डेव ने जॉन के शरीर के चारों ओर एक रस्सी बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी को अपने पच्चर धड़ से आगे नहीं निकाल सका। हर समय डेव जॉन के साथ था, वह उत्तरदायी नहीं था। इस पूरे ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से उसे बचाने के लिए जॉन की मदद की आवश्यकता थी। उसके 200 LB 6 फुट फ्रेम को उठाने का कोई तरीका नहीं था, जब तक कि वह किसी तरह से खुद को धक्का देने और लाभ उठाने की कोशिश न करे। जॉन को बांधने के डेव के प्रयास में वो खुद को लगभग 15 मिनट तक अटका रहा। इस आदमी को बचाने में मदद करने के उनके बेताब प्रयास ने अपने बेटे और खुद दोनों को खतरे में डाल दिया था। यह एक विनाशकारी वास्तविकता थी। एक बार जब उसने खुद को 12 इंच की सुरंग में वापस धकेल दिया था तो वह थक गया था और उसे छोड़ना पड़ा। ब्रैंडन कोवलास ने उनकी जगह ली और दूरसंचार प्रणाली में लाया ताकि जॉन का परिवार उनसे बात कर सके। उनकी पत्नी एमिली ने अपने प्यार का इजहार किया और उन्हें ब्रेक लेने और आराम करने के लिए कहा। जॉन अब उत्तरदायी नहीं था और जीवन के कोई संकेत नहीं सुने जा सकते थे। पिछले कई घंटों में रयान ने उन गड़गड़ाहट वाली सांसों की सूचना दी जिनसे जॉन जूझ रहा था। अब सन्नाटा पसरा हुआ था। बचाव दल गुफा के अंदर गड्ढे वाले क्षेत्र में इकट्ठा हुआ और स्थिति पर चर्चा की। यह निर्धारित किया गया था कि एक चिकित्सा पेशेवर को यह पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि वह वास्तव में पारित हो गया था। एक पैरामेडिक को तंग खंड में भेजा गया था ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या संदिग्ध था। बुधवार 25 नवंबर को 11:56 बजे जॉन जोन्स को मृत घोषित कर दिया गया। बचाव दल ने जॉन को मुक्त करने की कोशिश करने के लिए सीधे 24 घंटे तक काम किया, लेकिन यह उसकी उल्टी स्थिति के साथ संभव नहीं था। घड़ी की टिक टिक थी और वह बस समय से बाहर भाग गया। जॉन एक उल्टे स्थिति में असाधारण 27 घंटे जीवित रहे, जो कि संभव के रूप में भविष्यवाणी की तुलना में 3 गुना अधिक है। 6 बचावकर्मी जो वास्तव में उस चट्टानी जेल में जॉन तक पहुंचे थे, वास्तव में वीर थे। उन्होंने जानबूझकर खुद को गुफा के एक हिस्से में रखा जो कई ज्ञात जोखिमों के साथ अनमैप किया गया था। वे अपने प्रयासों में निस्वार्थ थे, एक शांत आचरण बनाए रखा और कभी भी असंभव प्रतीत होने वाले बचाव को नहीं छोड़ा। यह निर्धारित करने के बाद कि शरीर को पुनर्प्राप्त करना असंभव होगा, जॉन को अनंत काल के लिए नट्टी पुट्टी गुफा के एड के पुश सेक्शन में आराम करने के लिए छोड़ दिया गया था। पूरी गुफा प्रणाली को कंक्रीट से बंद कर दिया गया था, फिर कभी नहीं खोजा गया। जॉन जोन्स के जीवन को मनाने के लिए वहां एक पट्टिका लगाई गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।